So now let us explore linkage and recombination, important concepts in the genetics discovered through studies by Thomas Hunt Morgan and his team with fruit flies or Drosophila melanogaster. Their work showed us how genes that are physically closed on the same chromosome behave differently than genes on different chromosomes. तो इनकी स्टडीज ने ये बताया कि वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे है और फिजिकली एक दूसरे से क्लोज है वो काफी डिफरेंटली बिहेव करेंगे उन जीन्स से जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे है. Morgan conducted experiment similar to Mendel's dihybrid crosses but focused on sex-linked genes located on sex chromosomes like the X chromosome. For example, he crossed female flies with yellow bodies and white eyes with male flies with brown bodies and red eyes. तो इन्होंने डाइहाइब्रिड जो क्रॉस था वही किया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेक्स लिंक जीन्स जो होते हैं उनके साथ डाइहाइब्रिड क्रॉस किया है. फीमेल फ्लाइज ली जिनकी येलो बॉडी थी और व्हाइट आईज थी, मेल फ्लाइज ली जिनकी ब्राउन बॉडीज और रेड आईज थी. अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ we would expect 9:3:3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन, जैसा कि हमने डाइहाइब्रिड रेशियो में देखा था इन द F2 जनरेशन if two genes are sorted independently. However, मॉर्गन ने F2 जनरेशन में एक ऐसा रेशियो देखा जो कि 9:3:3:1 से काफी ज्यादा डेविएटेड था. So Morgan noticed that gene combinations in offsprings were not random. यहाँ पे जो जीन combinations थे offsprings के अंदर वो random नहीं थे. Instead, most offsprings showed parental combinations. उनके जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिले, जैसे कि येलो बॉडी विथ व्हाइट आइज, ठीक है, और ब्राउन बॉडी विथ रेड आइज. वाइल जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो काफी कम फ्रीक्वेंटली देखने को मिले. सो ही कंक्लूडेड दैट व्हेन टू जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब दो जीन किसी एक ही क्रोमोसोम पे होंगे, दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज दे आर फिजिकली कनेक्टेड. एक ही क्रोमोसोम पे है, फिजिकली कनेक्टेड है, तो वो जो है साथ में इनहेरिट हो सकते हैं. सो दिस टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज, और इसे ही हम लिंकेज बोलते हैं. किसे बोलते हैं? जब दो जीन्स किसी सेम क्रोमोसोम पे हो तब वो साथ में इनहेरिट हो सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली कनेक्टेड है. उसके बाद दूसरा जो उन्होंने कंक्लूजन किया वो ये था कि जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होते हैं वो कब होंगे? जब भी वो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन अपीयर होंगे वो इंडिकेट करेंगे रिकॉम्बिनेशन को जो अकर होगा, जो होगा वहां पे. दिस हैपेंस व्हेन क्रोमोसोम्स एक्सचेंज सेगमेंट्स ड्यूरिंग मियोसिस. अगर आपने मियोसिस स्टडी किया तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो क्रोमोसोम्स थे वो सेगमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते थे और उसे ही हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेजेस की. तो मॉर्गन टीम फाउंड दैट लिंकेज स्ट्रेंथ वेरीज. पहला लिंकेज का टाइप है टाइटली लिंक्ड जीन्स, जीन्स जो कि बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से ऑन अ क्रोमोसोम, रेयरली सेपरेट, शोइंग लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा. फॉर एग्जांपल, मॉर्गन ऑब्जर्व्ड only a 1.3% recombination rate between genes for white eyes and yellow body color. उसके बाद होते हैं लूजली लिंक्ड जीन्स, जीन्स दैट आर फार्दर अपार्ट हैव अ हायर चांस ऑफ रिकम्बाइन. ये हमेशा याद रखना है कि अगर क्रोमोसोम जितना ज्यादा, जो जीन्स होते हैं वो जितना ज्यादा क्रोमोसोम पे करीब होंगे, फिजिकली डिस्टेंस कम होगा, रिकॉम्बिनेशन का चांस उनका बीच का बहुत कम होगा, लेकिन जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही रिकम्बाइन होने का चांस ज्यादा होगा. For example, the genes of white eyes and miniature wings showed a 37.2% recombination frequency. उसके बाद हम बात करेंगे मैपिंग ऑफ जीन्स यूजिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. मॉर्गन का ही स्टूडेंट था अल्फ्रेड. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स की आगे फर्दर. ही प्रपोज दैट the frequency of recombination between two genes could help us estimate the physical distance on a chromosome. जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो क्रोमोसोम दूसरे के नजदीक है वहां रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, लेकिन दूर है तो ज्यादा होगा. तो वो यही कहना चाह रहे हैं
ये जो फ्रीक्वेंसी होगी रिकॉम्बिनेशन की, उसके ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि दोनों क्रोमोसोम के बीच का जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, वो कितना होगा। और इसी की मदद से जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे अल्फ्रेड, उन्होंने डेवलप किया फर्स्ट जेनेटिक मैप बाय मेजरिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से जो है जेनेटिक मैपिंग उन्होंने डिस्कवर किया। अब जो मॉडर्न यूज है जेनेटिक मैपिंग का, वो हम देखते हैं। जेनेटिक मैप्स बिकम्स फंडामेंटल इन स्टडीइंग एंटायर जीनोम। जब हमको पूरा जीनोम स्टडी करना हो तो जेनेटिक मैपिंग बहुत काम आती है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, फॉर एग्जांपल, genetic maps helped guide the sequencing of gene across human chromosomes by showing the relative position of genes. तो जेनेटिक मैपिंग की वजह से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, वहां पे उन्होंने जीन्स की पोजीशन, जो रिलेटिव पोजीशन थी, उसका पता लगाने में काफी ज्यादा हेल्प की। सो दिस इज ऑल अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। So now we are going to talk about polygenic inheritance. Inheritance, which is how complex traits like human height or skin color are inherited. Unlike Mendel's studies, which focused on traits with clear, distinct options like purple or white flowers, polygenic traits are traits that show a continuous range of variations and are controlled by multiple genes. ऐसे traits जिसमें continuous variations देखने को मिलेंगे और जिन्हें multiple genes कंट्रोल करते हो, उन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं. So these traits influenced by more than one gene, as I already told, often three or more. Instead of following a clear dominant or recessive pattern, they show a wide range of phenotypes. एक क्लियर डोमिनेंट या फिर रिसेसिव पैटर्न को फॉलो करने की जगह ये काफी वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप्स हमें दिखाते हैं when it comes to polygenic traits. Then we will talk about continuous variation. Polygenic traits do not fall into distinct categories. अलग अलग कैटेगरीज में नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विथ हाइट पीपल आर जस्ट टॉल और शॉर्ट. They fall somewhere along a range, creating a continuous distribution of possibilities. Each gene contributes to the trait in an additive manner, meaning that each dominant allele contributes a certain amount to the phenotype. हर dominant allele हर phenotype के लिए कुछ certain amount में expression को contribute करेगा. एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर का. वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल्स of polygenic inheritance is human skin. Let's consider that there like that three genes A, B, C control skin color. ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि तीन जीन्स A, B, C स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं. Now each gene has a dominant form A, B, C that adds to the skin darkness and a recessive form small a, small b, small c that contributes to lighter skin. Okay. The more dominant alleles present, the darker the skin color. जितने ज्यादा dominant alleles present होंगे उतना ज्यादा skin dark होगा. या फिर जितना ज्यादा recessive alleles होंगे skin उतना ज्यादा lighter होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही dark हो गया या तो dominant alleles की वजह से या फिर recessive alleles की वजह से एकदम ही light हो गया. नहीं, जितना ज्यादा dominant alleles होंगे उतना ज्यादा skin darker होगी, ठीक है, शेड में. एंड जितना ज्यादा रेसेसिव अलील्स होंगे उतना स्किन लाइटर होगी. फॉर इंस्टेंस, ये जो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऑल डोमिनेंट अलील्स रिजल्ट्स इन द डार्केस्ट स्किन टोन. सबके सब यहाँ पे डोमिनेंट है तो जो स्किन टोन होगा वो डार्केस्ट होगा. अगर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी इस तरीके से अगर है तो सबसे लाइटेस्ट स्किन टोन होगा. लेकिन अगर कैपिटल ए, स्मॉल ए है, कैपिटल बी, स्मॉल बी है एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी है और अदर कॉम्बिनेशंस विथ थ्री डोमिनेंट एंड थ्री रेसेसिव अलील्स प्रोड्यूस इंटरमीडिएट स्किन. उसकी वजह से इंटरमीडिएट स्किन प्रोड्यूस होगा. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट है, फिर कैपिटल बी भी डोमिनेंट है, कैपिटल सी भी डोमिनेंट है. तो ऐसा नहीं है कि वो तीनों मिलके एक डार्क स्किन टोन दे देंगे. नहीं, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से इंटरमीडिएट स्किन कलर फॉर्म होगा. This additive effect of multiple alleles leads to a spectrum of skin colors rather than a distinct separate categories. ठीक है, स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर हमको कैटेगरी उसकी देखने को मिलेगी कि अगर ए है तो फिर डार्केस्ट ए, बी, सी अगर कैपिटल मतलब
डोमिनेंट वाले एलील्स आ ही गए हैं तो फिर डार्केस्ट स्किन टोन ही होगा, इस तरीके से नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मल्टीपल जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, और एक रेंज ऑफ फिनोटाइप हमको देखने को मिलता है, देन अ डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म। So now let's discuss a genetic concept called pleiotropy. Unlike what we have seen before, where one gene typically affects a single trait, जहाँ पे एक ही जीन एक ही ट्रेट को अफेक्ट करेगा, प्लियोट्रॉपी में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे एक सिंगल जीन काफी सारे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, एक जीन काफी सारे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। दिस मीन्स दैट अ म्यूटेशन और अ वेरिएशन इन वन जीन कैन have wide ranging effects on the different parts of the body। मतलब अगर एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर उस जीन में जरा सा भी म्यूटेशन आता है तो वो बॉडी में वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि जितने भी ट्रेट्स उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होते थे उन सब पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। सो व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? A gene that has multiple effects on various traits or phenotypes, जैसे कि मैंने अभी बोला, एक सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट्स या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेट्स और फिनोटाइप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस मीन्स दैट वन जीन डजंट जस्ट कंट्रोल वन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बट कैन इम्पैक्ट मल्टीपल एरियाज। एक जीन सिर्फ एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को नहीं पकड़ के बैठेगा, लेकिन मल्टीपल एरियाज में उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इन प्लियोट्रॉपी the gene is often involved in a metabolic pathway that affects various bodily processes. For example, if a single enzyme is involved in multiple biochemical pathways, a mutation in the gene coding for that enzyme can disrupt all those pathways, causing multiple symptoms. It is very simple. Okay, अगर एक एंजाइम बहुत सारे मल्टीपल जो बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं उसमें इन्वॉल्व है, अगर उस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है जो उस एंजाइम को कोड करता है, अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो ऑफ कोर्स जो एंजाइम बनेगा वो फंक्शनल नहीं होगा, उसमें कुछ दिक्कत होगी, और ऐसा जो एंजाइम होगा वो काम नहीं कर पाएगा। और वो तो बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस में काम कर रहा था, तो वो सबके सब बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं उनमें फिर दिक्कत और हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल, फिनाइलकीटोनुरिया। One well-known example of pleiotropy is the genetic disorder जिसको बोलते हैं PKU, phenylketonuria। PKU जो है it is caused by mutation in a single gene responsible for producing an enzyme called phenylalanine hydrolase। इस एंजाइम को जो जीन प्रोड्यूस करता है उसके अंदर जब म्यूटेशन होता है तब फिनाइलकेटोनुरिया हो जाता है। This enzyme helps break down an amino acid called फिनाइलएलानिन। जो फिनाइलएलानिन नाम का जो अमीनो एसिड होता है उसको कौन ब्रेक डाउन करता है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज। ठीक है, which is found in many proteins. When this enzyme is missing or defective due to a mutation, phenylalanine builds up in the body to toxic levels। अब जब इस अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल और विच इज कोडिंग फॉर दिस एंजाइम, सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस amino acid will not get break down, okay, and this will build up in the body to toxic level। और कोई भी चीज जब बॉडी में बिल्डअप होने लग जाती है तो इट इज टॉक्सिक टू द बॉडी। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसके मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स होते हैं। दिस वन जेनेटिक म्यूटेशन आई वुड से लीड्स टू अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग mental retardation, high levels of phenylalanine can affect brain development leading to intellectual disability if untreated, reduce skin and hair pigmentation. This mutation can also reduce the body's ability to produce melanin, leading to lighter skin and hair। मेलानिन वो पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन या फिर हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो बॉडी में ज्यादा होता है तो स्किन का जो कलर है वो डार्क होता है, और अगर ये बॉडी में कम हो जाता है तो स्किन का कलर लाइट हो जाता है।
तो इसकी वजह से क्या होगा, ये म्यूटेशन की वजह से बॉडी की जो एबिलिटी होती है मेलानिन प्रोड्यूस करने की वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जो स्किन का कलर है काफी ज्यादा लाइट हो जाता है और जो हेयर होते हैं उनका कलर भी काफी ज्यादा लाइट हो जाता है। अब व्हाई डज दिस हैपन, क्यों होता है? Since the mutated genes affect a central metabolic pathway, its impact is widespread. एक central metabolic pathway जब affect होता है तो definitely उसका जो impact होता है वो पूरी body पे पड़ता है. This is why the effects are not limited to one trait but appear in different parts of the body. और यही reason है कि इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक ट्रेट पे नहीं पड़ता, जैसे कि अभी एक एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से कोई एक सिंगल जो इफेक्ट होगा बॉडी में वो देखने को मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। यही प्लियोट्रॉपी होता है बिकॉज वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ट्रेट्स, ठीक है। तो अगर उस जीन में कुछ भी दिक्कत होता है तो बॉडी में काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी में वहां पे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन ट्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लियोट्रॉपी। So now we are going to explore the fascinating process of sex determination. How in organisms sex is genetically determined. This process is rooted in chromosomes, the structures that carry the genes. Let's break down the main types of sex determination mechanism that scientists have discovered. So let us talk about early discoveries, that the X chromosome. In 1981, a scientist named Hanking noticed a unique structure in the cells of certain insects during the process of sperm formation. Sperm formation के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ certain insects में एक unique structure देखने को मिलता है. He observed that only half of the sperms receive this structure, which he called the X body. Later, research revealed that this X body to be chromosome named the X chromosome. उन्होंने देखा कि जो half of the sperms होते हैं उन्हीं के पास ये structure होता है which he called the X body. बाद में रिसर्च हुआ और रिवील हुआ कि X body क्रोमोसोम है और इसको X chromosome नाम दिया गया. Scientists then found that this chromosome played a role in determining sex in many insects. सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स में ये जो क्रोमोसोम है वो एक अच्छा रोल प्ले करता है. दिस डिस्कवरी लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द कंसेप्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म्स. द फर्स्ट वन इज XO type sex determination. This is found in some insects like grasshopper. In this system, females have two X chromosome, that is double X, and males have only one X chromosome, that is XO, meaning they lack a second X. उनके पास second X नहीं होता है. So during reproduction, female produce gametes with an X chromosome. Male produce two types of gametes, one with an X chromosome and one without. So if egg is fertilized by a sperm with an X, the offspring is female, that is double X. If fertilized by a sperm without an X, then the offspring is a male, that is X0. Okay, XO. So this is very simple. Okay. Now we will talk about XY type male heterogamety. This system is seen in humans, okay, and many mammals as well as fruit fly like Drosophila. In this system, females have two X chromosomes and males have one X and one Y chromosome, with the Y being smaller and distinct from X. जो Y chromosome होता है वो थोड़ा small होता है और थोड़ा अलग होता है from the X chromosome. Females are denoted by double X and males are denoted by X and Y. Both males and females have the same number of autosomes, which are the non-sex chromosome. दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में जो ऑटोजोम्स का नंबर होता है वो सेम होता है. ऑटोजोम्स जो नॉन सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है. So during reproduction, females produce gametes with each have an X chromosome. Because उनके पास X chromosomes ही हैं तो वो X chromosome वाले gametes ही produce करेंगी. मेल्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स. अब जो मेल्स होते हैं उसमें एक्स भी है वाई भी है. तो मेल्स जो है वो दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. एक होगा एक्स क्रोमोसोम वाला और दूसरा होगा वाई क्रोमोसोम वाला. अगर एक्स जो है वो एग जो है वो फर्टिलाइज होता है
एक्स बियरिंग स्पर्म के साथ, तो फिर क्या बन के आएगा, फीमेल का एक्स और मेल का भी एक्स गया फर्टिलाइज होने के लिए, तो फिर जो आउटकम होगा वो होगा एक्स एक्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा। अगर जो एग जो है जो फर्टिलाइज होता है अगर वाई बियरिंग स्पर्म के साथ, फिर ऑफस्प्रिंग क्या होगा, वहां से फीमेल का एक्स और यहाँ से वाई, मेल का वाई, तो फिर एक्स एंड वाई, और एक्स वाई क्या होता है, अगेन मेल होता है। This ability of males to produce two types of gametes, X or Y, called the male heterogamety. Now we will talk about ZW type, female heterogamety. In some organisms like birds, the sex determination mechanism is quite different. In this system, females have one Z and one W chromosome. एक Z क्रोमोसोम होगा फीमेल में और एक W क्रोमोसोम होगा, और मेल्स के पास दो Z क्रोमोसोम्स ही होंगे, ठीक है। Unlike this previous system, here it's the female that produce two types of gametes, Z and W, while the male produces only one type of gamete, that is Z. So this type of system is called female heterogamety. मतलब फीमेल के जो गैमेट्स है वो अलग अलग है, इसलिए फीमेल हेट्रोगेमेटी। अगर हम जब हमने देखा ह्यूमंस के बारे में तो वहां पे मेल हेट्रोगेमेटी था, बिकॉज मेल्स का जो गैमेट था वो डिफरेंट था, एक्स एंड वाई था। तो यहाँ पे जो है जब भी जो फीमेल अगर जेड प्रोड्यूस करती है, और मेल का तो दोनों जेड ही है, तो जेड और जेड मेल बनेगा। अगर वहां से डब्ल्यू प्रोड्यूस होता है और यहाँ से तो जेड ही जाएगा, तो जेड डब्ल्यू फीमेल बनेगा। सो दिस इज हाउ ये वर्क करेगा। So this is all about sex determination. Now we will see sex determination in humans. Now we will see sex determination in humans in deep, which is governed by chromosome. Chromosomes in humans have 23 pairs of chromosomes in every cell. कितने pairs हैं? 23 pair. Every cell में 23 pairs of chromosomes होते हैं। इसमें से जो 22 पेयर्स होती है वो ऑटोजोम्स होते हैं, जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर द सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, दोनों में मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही सेम होंगे। उसके अलावा जो एक पैर बचता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और जो कि डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल सेक्स, और वो मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर ह्यूमंस की बात करें, फीमेल्स जो होते हैं उसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड एक्स, और जो मेल्स होते हैं उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। When it comes to forming reproductive cells, sperms and eggs, मेल प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप ऑफ स्पर्म। 50% ऑफ जो स्पर्म होते हैं उस पर एक्स क्रोमोसोम होता है, और 50% ऑफ जो स्पर्म होते हैं उस पर वाई क्रोमोसोम होता है। और फीमेल प्रोड्यूस करती है सिर्फ एक ही टाइप का एग, ओवम, ठीक है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम ही होता है, क्योंकि फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम ही है। सो व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर जो एग है जो कि एक्स ही है फर्टिलाइज होता है ऐसे स्पर्म से जो कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोसोम, तो रिजल्ट क्या बनेगा जाइगोट का, एक्स एक्स, यानी कि एक्स एक्स किसको दिखा रहा है, फीमेल को, तो फीमेल चाइल्ड होगा। और अगर जो एक्स है जो एग होगा वो एक्स ही है, क्योंकि फीमेल के पास एक्स एक्स ही है, वो फर्टिलाइज होता है ऐसे स्पर्म से जो कैरी कर रहा है वाई क्रोमोसोम, तो जो रिजल्टिंग जाइगोट होगा वो होगा एक्स वाई, जो कि एक मेल चाइल्ड होगा। So each pregnancy has a 50% chance of producing either a male, that is XY, or a female, that is XX child. This equal probability is solely determined by the genetic makeup of the sperm, not by the mother. So of course, जो child का sex होता है, whether it would be a male or female, this totally depends on the sperm, that is the male, okay, and not on the mother. So, despite this clear scientific facts, some society place unfair blame on women for sex of a child. Okay, we all know about this. This is based on misconception, as we now know that it's the father's genetic contribution that determines whether the child will be male or female. So, educating ourselves and others on this can help end the stigma and the mistreatment that some women face due to these outdated beliefs. So now this is all about sex determination in humans, which is very simple, and I hope you understood it. So now let's explore the unique sex determination
system in honeybees and how it differs from that of the birds. So, in honeybees, sex is determined by the number of chromosome sets and individual inherits. जो फीमेल्स होती हैं क्वींस या फिर वर्कर बीज जो होती हैं वो फीमेल जो है वो प्रोड्यूस होगी 16 16 32। ओके, समझ में आ गया। तो फीमेल्स कैसे बनी है? फर्टिलाइजेशन से। अब हम बात करते हैं कि मेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये जो फीमेल होगा, फीमेल जो हनी बी होगी वो ऑफ कोर्स डिप्लॉइड है, 32 क्रोमोसोम्स है, उसका मियोसिस होगा। और मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो ये जो 16 है ये जो 32 है वो हाफ होके कितना हो जाएगा? 16। और 16 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। तो ये डायरेक्टली मेल बनेगा। एक जो अनफर्टिलाइज्ड एग है जो कि हैप्लॉइड है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो क्या बन जाएगा? मेल बनेगा। ओके, नाउ वी विल कंपेयर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बर्ड्स विथ हनीबीज। जो बर्ड्स होते हैं उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पे ही बेस्ड होता है, ना कि जो क्रोमोसोम सेट होते हैं उस पे। जो फीमेल्स होगी उसमें Z और W दो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो हेट्रोगैमेटिक होती है क्योंकि दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स है। और जो मेल्स होंगे उनमें दो Z क्रोमोसोम्स ही होंगे, Z, जिसकी वजह से वो होमोगैमेटिक हो जाती है क्योंकि सेम सेक्स क्रोमोसोम है। अब it is the egg that determines the sex of the offspring since females are ZW, जो कि अलग अलग दो टाइप्स के एग्स को प्रोड्यूस कर रहा है। एक जो है Z क्रोमोसोम वाला होगा और एक W क्रोमोसोम वाला होगा। और जो मेल्स होते हैं उसमें सिर्फ Z ही है, जो स्पर्म्स होंगे उसमें सिर्फ Z क्रोमोसोम ही होने वाला है। तो बर्ड्स में जो एग है, जो फीमेल गैमेट है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेक्स ऑफ द चिक्स। while in honeybees जो sex होता है वो determine होता है by the number of chromosome sets. So this is fascinating example of how diverse nature's mechanisms for sex determination can be. Let's dive into the topic of mutations and understand how they cause changes in organisms at the genetic level. सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस। जो डीएनए का सीक्वेंस होता है जब उसमें कोई चेंज आता है और जो जेनेटिक मेकअप है वो अल्टर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। एंड पोटेंशियली द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जब भी म्यूटेशन होगा तो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा जिसकी वजह से जेनेटिक मेकअप भी चेंज होगा, यानी कि जीनोटाइप भी चेंज होगा। और जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो फिनोटाइप होता है उसका, वो भी चेंज होगा। म्यूटेशन जो होते हैं, mutations introduce variations in DNA alongside recombination, which we have already learned is a source of genetic diversity. Now we will see types of mutations. First जो है वो है chromosomal mutation. DNA is organized in a highly coiled form within chromosome. Chromosomes में जो DNA होता है वो highly coiled form में organized रहता है। जब एक सेक्शन होगा डीएनए का वो लॉस्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, या फिर उसमें कोई सेक्शन जो है वो गेन हो, इंसर्ट हो या फिर डुप्लीकेट हो जाए, इट लीड्स टू अ चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। उसकी वजह से क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। और सिंस जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, any change in chromosomal structure can lead to abnormalities. For example, जितने भी कैंसर सेल्स होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं ऐसे ही क्रोमोसोमल एबरेशंस। सो दिस इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। उसके बाद आता है पॉइंट म्यूटेशन। ओके, जब एक सिंगल बेस पेयर जो होता है डीएनए सीक्वेंस के अंदर वो चेंज हो जाए तब उसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो सिकल सेल अनेमिया, जब एक सिंगल बेस पेयर का म्यूटेशन होता है इन द जीन कोडिंग फॉर हीमोग्लोबिन, चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसकी वजह से एक छोटे से बेस पेयर की वजह से भी काफी बड़ा चेंज बॉडी में आता है और सिकल सेल अनीमिया जैसी डिजीज हो जाती है। उसके बाद होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। ओके, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्या होते हैं? या तो इंसर्शन होगा या फिर डिलीशन होगा बेस पेयर्स का, कैन शिफ्ट द एंटायर रीडिंग फ्रेम ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। कुछ बेस पेयर्स का इंसर्शन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए जिसकी वजह से पूरा रीडिंग फ्रेम जो है डीएनए सीक्वेंस का वो चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसकी वजह से जो सेट ऑफ अमीनो एसिड जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं वो कंप्लीटली अल्टर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हिंडर द बॉडी प्रोसेसेस इन हाई लेवल पे चीजें अफेक्ट होने वाली है। अब हम बात करेंगे
कॉजेस ऑफ म्यूटेशंस की, म्यूटेशंस किस वजह से हो सकते हैं, तो उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। म्यूटेशन जो है नेचुरली भी हो सकते हैं और वो ट्रिगर्ड भी हो सकते हैं आर्टिफिशियली। और ट्रिगर किससे होते हैं? म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस से ट्रिगर होते हैं। पहले हम बात करेंगे केमिकल म्यूटाजेंस की। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे डीएनए में म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकते हैं जब वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट हो, तो उन्हें हम केमिकल म्यूटाजेंस बोलेंगे। उसके बाद आते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस, फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशन, जो है एक फिजिकल म्यूटाजेंस का एग्जांपल है, दैट कैन कॉज म्यूटेशन बाय डैमेजिंग द डीएनए स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन जो है काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है इन इवोल्यूशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। While some mutation can lead to disease, other might provide advantages to organisms, enabling them to adapt to changing environments over generation. तो अगर समराइज करें इसको, तो म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो अल्टर करता है डीएनए के सीक्वेंस को, लीडिंग टू वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स. It can involve large segments of chromosomes or just single base pairs, with each type of mutation having its own implications. So, understanding these genetic changes helps us grasp the molecular basis of disease, genetic diversity, and even evolution. Let's talk about genetic disorders and how scientists study the inheritance of traits and disease in families through pedigree analysis. So, what is pedigree analysis? Pedigree analysis एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम स्टडी कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ओवर जनरेशंस इन अ फैमिली। अब हम ह्यूमंस में तो कंट्रोल्ड क्रॉसेस करवा नहीं सकते जैसे मेंडल ने किया था पी प्लांट्स के साथ, तो इसलिए साइंटिस्ट यूज पेडिग्रीज जो कि फैमिली ट्रीज होते हैं टू एनालाइज हाउ स्पेसिफिक ट्रेट्स, एबनॉर्मलिटीज और डिजीज पास थ्रू जनरेशंस। पेडिग्री में बेसिकली होता है क्या है, सिंबल्स रिप्रेजेंट फैमिली मेंबर्स एंड रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल जो स्क्वायर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, जो सर्कल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल्स को, जो शेडेड शेप्स होते हैं वो होते हैं फॉर इंडिविजुअल्स विद द ट्रेट एंड लाइंस टू शो रिलेशनशिप्स. So by examining these symbols across generation, scientists can identify patterns of inheritance for traits, which helps us understand if a condition is dominant, recessive, or linked to a specific chromosome. So these are basically those symbols that you can see जो कि पेडिग्री एनालिसिस में यूज कर किए जाते हैं और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्क्वायर फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल, दिस शेप इज फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड. सो दिस इज हाउ ऐसे सिंबल्स को यूज करके पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है. So now we will talk about some important Mendelian disorders, which are genetic disorders caused by mutations in single gene. जब भी single gene में mutation होगा तब Mendelian disorders होते हैं जो कि genetic disorders हैं. These can follow dominant or recessive inheritance patterns and may involve autosomes or sex chromosomes. Here are few key examples. तो अब इसके एग्जाम्पल्स जो है उन्हें हम स्टडी करेंगे और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं इनको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस. This is a sex-linked recessive disorder due to the mutations on X chromosome that affect the red or green color vision in the eye. जो X क्रोमोसोम होता है, अभी ऑफ कोर्स X क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से हो रहा है तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और ये अफेक्ट करता है रेड और ग्रीन कलर की विजन को इन द आईज. सिंस मेल्स जो होते हैं उनके पास एक ही X क्रोमोसोम होता है तो दे आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड. ठीक है, where females with one affected X chromosome are usually carried or rarely show symptoms. और फीमेल्स के पास दो X क्रोमोसोम होते हैं, इस वजह से अगर एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो वो यूजुअली उसको कैरी करती हैं और कैरियर होती है बेसिकली और रेयरली वो सिम्टम्स भी शो करती है. उसके बाद आता है हीमोफीलिया जो कि अनदर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. हीमोफीलिया जो है इट इम्पेयर्स ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन अ प्रोटीन नीडेड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन. जो जब भी कोई चोट लगती है उसके बाद जो क्लॉट फॉर्म होता है वो सर्टेन प्रोटीन्स और फैक्टर्स की वजह से होता है. तो हीमोफीलिया जो होता है उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन होता है जरूरी होता है उसको डिफेक्ट कर देता है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है.
जो कैरियर फीमेल्स होती हैं may pass the disorder to sons, but females are rarely affected unless they inherit the gene from both parents. उसके बाद हम बात करेंगे सिकल सेल अनीमिया की, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, that requires both parents to be carrier. दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे तभी ये हो सकता है. A single mutation changes the shape of red blood cells under low oxygen condition. जब भी कंडीशन लो ऑक्सीजन कंडीशन होगी बॉडी में, तो जो रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है, causing them to be sickle shaped to impair blood flow. उसके बाद हम बात करेंगे फिनाइल कीटोनुरिया की, जो कि अगेन एक ऑटोसोमल रेसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे जो एंजाइम होती है जो कन्वर्ट करती है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में, वो मिसिंग होती है. तो जो एक्यूमुलेशन होगा फिनाइल एलानिन का, वो अफेक्ट करता है ब्रेन के डेवलपमेंट को, और जो उसकी वजह से मेंटल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है अगर उसे ढंग से ट्रीट ना किया जाए तो. आगे हम बात करेंगे थैलेसीमिया की, जो कि एक ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है. ऑटोसोमल है मतलब जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स है उनके ऊपर दिक्कत होगा. ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया. अल्फा थैलेसीमिया अफेक्ट्स द अल्फा ग्लोबिन चेन कंट्रोल्ड बाय जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16. जो 16 नंबर का क्रोमोसोम होता है जो कंट्रोल करता है अल्फा ग्लोबिन चेन को, उसके ऊपर ये अफेक्ट करता है. जो बीटा थैलेसीमिया होता है वो अफेक्ट करता है बीटा ग्लोबिन चेन को, जो कि किससे कंट्रोल होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 से. तो अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 से अफेक्ट करता है अल्फा ग्लोबिन चेन को, जो कि कंट्रोल है क्रोमोसोम नंबर 16 से. और बीटा थैलेसीमिया अफेक्ट करता है बीटा ग्लोबिन चेन को, जो कि कंट्रोल है क्रोमोसोम नंबर 11 से. So unlike sickle cell anemia, thalassemia involves reduced production of globin chains leading to anemia. तो थैलेसीमिया में क्या होगा, जो ग्लोबिन चेन्स होंगी उनका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से अनीमिया हो जाता है. Each of these disorders show different inheritance patterns, and pedigree analysis is a valuable tool for tracing and understanding these patterns across generations. Alright, let's discuss chromosomal disorders which result from abnormalities in chromosome number or structure. क्रोमोसोम के नंबर या फिर स्ट्रक्चर में जब भी abnormalities होगी तो उसकी वजह से chromosomal disorders होते हैं. ये जो disorders होते हैं often have significant effects on development and health. So, key points on chromosomal disorders हम डिस्कस करते हैं. पहले बात करेंगे हम क्रोमोसोम नंबर की. ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम, 23 पैर्स होती हैं. इसमें से जो 22 पैर्स होती है वो ऑटोसोम्स की होती है और एक पैर होता है सेक्स क्रोमोसोम का. अब हम बात करेंगे एनोप्लॉइडी की. दिस अकर्स व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम ड्यू टू एरर्स इन सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में जो सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है. ठीक है, लीडिंग टू कंडीशंस लाइक ट्राइजोमी, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, मतलब जो क्रोमोसोम पैर में होते हैं वो वहां पे 3 होंगे. ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, या फिर मोनोसोमी, यानी कि एक क्रोमोसोम जो पैर होती है उसमें से एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा. उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी की, जो कि प्लांट्स में ज्यादातर देखने को मिलता है. यहाँ पे क्या होता है, दिस इज एन इंक्रीज इन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू एरर इन साइटोकाइनेसिस. सो दो इट्स लेस कॉमन इन ह्यूमंस. अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स की, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम. इसका कॉज क्या होगा, ट्राइसोमी 21, यानी कि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होगा वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा. ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या कॉज क्या है, ट्राइसोमी 21 है, मतलब जो 21 नंबर का पैर है वहां पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, 3 क्रोमोसोम है. इसके सिम्टम्स क्या है, ये जो लोग होंगे वो शॉर्ट स्टैचर रहेंगे, स्मॉल राउंड हेड होगा, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, ब्रॉड पाम्स विथ अ सिंगल क्रीज, एंड डिलेड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की. यहाँ पे क्या होगा, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम मतलब वहां पे जो सेट बनेगा वो होगा एक्स एक्स वाई. ओके, सिम्टम्स क्या होंगे, मस्कुलाइन फिजिकल अपीयरेंस होगा विद सम फेमिनाइन ट्रेट्स, मतलब फिजिकल अपीयरेंस तो है मस्कुलाइन लेकिन ट्रेट्स फेमिनाइन होंगे, सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट,
इंडिविजुअल्स आर यूजुअली स्टेराइल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की। यहाँ पे क्या होता है, मोनोसोमी होता है एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स, यानी कि जो 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे वहां पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, क्लाइनफिल्टर में क्या था, एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई था, एक एडिशनल एक्स था। और टर्नर सिंड्रोम में ये है कि जहाँ पे एक्स एक्स 2 होने चाहिए थे वहां पे सिर्फ एक एक्स ही है, मोनोसोमी है, एक दूसरा जो एक्स है वो मिसिंग है। सिम्टम्स क्या होंगे, अंडर डेवलप्ड ओवरीज लीडिंग टू स्टेरिलिटी, ऑफ कोर्स, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर डेवलपमेंटल फीचर्स. So each of these disorders illustrates how crucial the correct number of chromosome is for normal development. So this is all about the chapter of principles of inheritance and variations. If you like this video, please subscribe to the channel, and if you have any doubts or suggestion, please put it in the comment box. Thank you so much.